चैनल इनोवेट अध्ययन उत्तराखंड आगामी लेखा लिपिक भर्ती परीक्षा हेतु वाणिज्य प्रश्नावली में आप सभी का स्वागत है। 1 बाय 1 प्रश्न लेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो लेते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, पूंजी संरचना प्लस चालू दायित्व बराबर होता है कैपिटल स्ट्रक्चर प्लस करंट लायबिलिटी इक्वल टू अंश संरचना यानी शेयर स्ट्रक्चर, ऋण संरचना लोन और डेब्ट स्ट्रक्चर, या वित्तीय संरचना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अब देखिए पूंजी संरचना क्या होती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पूंजी संरचना होता है डेब्ट एंड इक्विटी कॉम्बिनेशन। कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस में अपने ग्रोथ और अपने एक्टिविटीज के लिए डेब्ट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन बनाती है। लेकिन अगर उसमें चालू दायित्व आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम शॉर्ट टर्म या करंट लायबिलिटी नहीं लेते हैं, लेकिन जैसे हम करंट लायबिलिटी ले लेते हैं तो बन जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो आंसर इज सी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। अगला प्रश्न है, एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर कुल लागत में वृद्धि होती है। प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट। इकाई लागत यूनिट कॉस्ट, क्रय लागत परचेज कॉस्ट, सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट, या प्रमाप लागत स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो देखिए मान लीजिए हम हर यूनिट को प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए हमने 3 यूनिट बनाई तो आउट ऑफ यूनिट हो गया और टोटल कॉस्ट हमारी आ जाती है 20, 30 और 50। तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाता है, हर यूनिट पे हमारा एडिशनल क्या कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यहाँ पर दूसरी से 30 यूनिट में 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली यूनिट से जब दूसरी यूनिट पे गए तो हमारी कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 20 से 30। तो 10 कॉस्ट एक्स्ट्रा हो गई। फिर जब हम सेकेंड यूनिट से थर्ड यूनिट पे गए तो हमारी कॉस्ट 30 से 50 हो गई। यानी कि हर एडिशनल यूनिट पे हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। तो जितनी इंक्रीज होती है उसे कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट यानी सीमांत लागत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सीमांत लागत। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर कुल लागत में जो वृद्धि होती है उसे कहते हैं सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन दशाओं में ख्याति का मूल्य शून्य होता है। निम्नलिखित किन दशाओं में ख्याति का मूल्य शून्य होता है। अधिलाभ विनियोजित पूंजी से अधिक हो यानी कि सुपर प्रॉफिट मोर देन इन्वेस्टेड कैपिटल, वास्तविक औसत लाभ सामान्य लाभ से अधिक हो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ वास्तविक औसत लाभ से अधिक हो, नॉर्मल प्रॉफिट मोर देन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या विनियोजित पूंजी औसत विनियोजित पूंजी से अधिक हो, इन्वेस्टेड कैपिटल मोर देन एवरेज इन्वेस्टेड कैपिटल। अब देखिए इसका आंसर है सी, नॉर्मल प्रॉफिट कभी भी एवरेज प्रॉफिट से ज़्यादा होगी तो गुडविल नहीं निकलेगी, जीरो होगी। तो क्योंकि होना चाहिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तब उसमें हम मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेस करेंगे या एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद उसको हम गुडविल निकालते हैं। तो सामान्य लाभ और वास्तविक लाभ इससे अधिक हो तो यहाँ पर आपकी गुडविल नहीं निकलेगी या फिर जीरो होगी। तो आंसर इज सी, नॉर्मल प्रॉफिट मोर देन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, गुडविल विल बी जीरो। अगला प्रश्न है, कौन सी मदें आय में शामिल होती हैं। विच आइटम्स आर इंक्लूडेड अंडर इनकम। डिविडेंड, लाभांश, स्वैच्छिक अंशदान यानी वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, लाभांश और स्वैच्छिक अंशदान, डिविडेंड और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, या लाभांश, स्वैच्छिक अंशदान और पूंजीगत लाभ। डिविडेंड, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड कैपिटल गेन्स। तो इसका सही उत्तर है डी, डिविडेंड, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन एंड कैपिटल गेन्स ऑल आर पार्ट ऑफ इनकम। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, फर्म से प्राप्त पर साझेदारों को टैक्स देना होता है। पार्टनर्स आर लायबल टू पे टैक्स ऑन रिसीव्ड फ्रॉम फर्म। वेतन, लाभ, आय या वेतन और आय। तो देखिए जो फर्म से प्राप्त साझेदार वेतन और आय प्राप्त करते हैं उस पर वो टैक्स देते हैं। तो इस प्रकार से टू पे टैक्स ऑन लायबल, तो यह आ जाएगा सैलरी एंड इनकम बोथ। तो आंसर इज डी, जिसमें उन्हें टैक्स देना पड़ता है। तो सैलरी एंड इनकम, आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, आयकर अधिनियम की धारा 2 सबसेक्शन 31 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन पर्सन शब्द के अंतर्गत शामिल है। अंडर सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, 1961। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टर्म पर्सन। एक व्यक्ति यानी इंडिविजुअल, एक व्यक्ति तथा एक एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा है एक एचयूएफ या एक व्यक्ति एक एचयूएफ इन कंपनी। तो इसका सही उत्तर है एक व्यक्ति एक एचयूएफ एन कंपनी, एन इंडिविजुअल एचयूएफ एन कंपनी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल। अगला प्रश्न है, पूंजीगत लाभ प्रयोजनों के लिए इनमें से किस संपत्ति को पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता। विच एसेट्स इज नॉट ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट्स फॉर कैपिटल गेन पर्पसेज। कार वर्क के प्रयोग हेतु मोटर कार यूज फॉर बिजनेस यूज, जेवरात यानी ज्वेलरीज, स्टॉक इन ट्रेड में धारित संयंत्र मशीनरी यानी कि प्लांटर मशीन हेल्ड इन स्टॉक इन ट्रेड, या इनमें से कोई नहीं यानी कि नन ऑफ अबव। तो इसका सही उत्तर है
सी, स्टॉक इन ट्रेड में धारित संयंत्र मशीनरी, अगर प्लांटर मशीनरी आपने स्टॉक में रखी हुई तो वो आपकी पूंजी का संपत्ति नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसको कैपिटल एसेट्स नहीं मान सकते। तो जेवरात भी आपकी कैपिटल एसेट्स है, कारबार के प्रयुक्त मोटर कार ये भी आपकी कैपिटल एसेट्स है, लॉन्ग टाइम के लिए इनका यूज होगा। मगर जो स्टॉक में रखा हुआ प्लांटर मशीन है वो आपका माना जाएगा आएगा संपत्ति, इस प्रकार से, क्योंकि इसका शॉर्ट टर्म के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम को एक्सप्लेन करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्सप्लेन अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम? 19, 20, 22 एंड 25। तो सही उत्तर है 22। अब देखिए 19 किसके लिए है? 19 होता है लीज, यानी कि जो पट्टे की होती है उसमें अकाउंटिंग, लीज और उसकी अकाउंटिंग से रिलेटेड होती है। 20 होता है आपका कंपनी की अर्निंग पर शेयर, कंपनी एक शेयर में कितनी अर्निंग कर रही है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 किससे रिलेटेड है? ईपीएस से। और 25 किससे रिलेटेड है? यह है अकाउंटिंग फॉर यानी इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, यानी कि अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग प्रतिवेदन के लिए। तो साइंस हो जाएगा 22। तो अकाउंट एक्सप्लेन फॉर द टैक्सेस ऑन इनकम, तो इस प्रकार से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है ये रिलेटेड है टैक्सेस ऑन इनकम, सी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक परिषद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ, कब हुआ? 2002, 2001, 2003 या 2004? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक परिषद क्या है? IASB ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को बनाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको एस्टेब्लिश करता है, उसके रूल्स बनाता है। ये 1 अप्रैल 2001 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2001। और ये आपका जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी है IASC, इसका नया नाम है IASB, ठीक है, जो कि 1973 में बनी थी। तो इसके बाद ही इसका जन्म हुआ और इसने अपने अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2001। आंसर इज 1 अप्रैल 2001। अगला प्रश्न है, लेन देनों को संक्षिप्त व्याख्या कहते हैं। लेन देनों की संक्षिप्त व्याख्या को क्या कहते हैं? ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड समराइजिंग, पर्टिकुलर, नरेशन या इंफॉर्मेशन। संक्षिप्तीकरण, विवरण, स्पष्टीकरण या सूचना। अब देखिए जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हम किसी भी ट्रांजेक्शन को जब लिखते हैं तो उसको नरेशन के रूप में उसका संक्षिप्त विवरण देते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश है, या आपका रेंट पेड है, या चेक रिसीव्ड है। तो इस प्रकार से हम उसको कहते हैं नरेशन। तो आंसर इज सी, ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इज स्पष्टीकरण यानी कि नरेशन। अगला प्रश्न है, यदि किसी कंपनी के अंत में लिमिटेड शब्द जुड़ा हो, लिमिटेड, तो इसका अर्थ है इफ ए कंपनी हैज द वर्ड लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम, किसी कंपनी के लास्ट में लिमिटेड लिखा हुआ है तो उसका अर्थ क्या है? कारोबार के कर्ज में शेयरधारकों की देयता सीमित होती है, यानी द शेयर होल्डर्स लायबिलिटी फॉर द डेब्ट ऑफ बिजनेस इज रेस्ट्रिक्टेड। दूसरा है कंपनी किस सीमा तक उधार ले सकती है, वह सीमा तय होती है, या कितनी संख्या में शेयर जारी किए जा सकते हैं इसकी सीमा होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, कारोबार के कर्ज में शेयरधारकों की देयता सीमित होती है, इसका मतलब होता है लिमिटेड। द शेयर होल्डर्स लायबिलिटी फॉर द डेब्ट ऑफ बिजनेस इज रेस्ट्रिक्टेड। आंसर इज ए। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान से देखिए, गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? लेखांकन डाटा वित्तीय विवरण में से लिया जाता है, अकाउंटिंग डेटा इज टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि अकाउंटिंग डेटा किससे लिया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लिया जाता है, ठीक है। दूसरा है सक्रियता अनुपात फर्म की आस्तियों के प्रयोग की दक्षता प्रदर्शित करता है, यानी एक्टिविटी रेशो रिफ्लेक्ट एफिशिएंसी इन यूटिलाइजिंग एसेट्स इन ऑफ द फर्म, बिल्कुल सही है, एक्टिविटी रेशो आपकी दक्षता बताता है यूटिलाइजेशन एसेट्स की। तीसरा है फर्म के कार्य निष्पादन के हर एक पहलू का मूल्य कराने में प्रबंधन की रुचि नहीं होती, ये गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन वैल्यूइंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ फर्म परफॉर्मेंस, वो तो करती है, तो ये आपका गलत हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, इज रॉन्ग। अगला प्रश्न है, वित्तीय कार्यकलाप में लगी एक कंपनी को ब्याज मिलता है। द कंपनी इंगेज इन फाइनेंशियल एक्टिविटी रिसीव्ड इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट क्या होगा? परिचालन आय यानी ऑपरेटिंग इनकम, अल्प अवधि निवेश शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, परिचालन से हानि लॉस फ्रॉम ऑपरेशन, या गैर परिचालन प्रभार नॉन ऑपरेशनल चार्ज। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑपरेटिंग इनकम। कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, कोई कंपनी कर रही है, तो इंटरेस्ट अगर रिसीव करती है तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम मानी जाएगी, मेन इनकम। अगला प्रश्न है, निम्न दस्तावेजों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स: ऑडिटिंग नोटबुक, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट प्रोग्राम या ऑडिट प्लान।
सही क्रम क्या है जिसमें दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑडिट प्लान करेंगे। ऑडिट प्लान करने के बाद आप क्या करेंगे, ऑडिट प्रोग्राम करेंगे। आप प्रोग्राम वगैरह डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद आप ऑडिट नोटबुक बनाएंगे और लास्ट में रिपोर्ट देंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहले आएगा डी, यानी कि फिर उसके बाद सी, फिर ए और बी। आंसर हो जाएगा डी, DCAB। तो सबसे पहले ऑडिट प्लान के बाद ऑडिट प्रोग्राम, फिर ऑडिट नोटबुक और लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट। तो आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, सम विच्छेद बिंदु क्या है। ब्रेक इवन पॉइंट इज वियर। शुद्ध विक्रय, कुल विक्रय माइनस लाभ इक्वल टू लागत, यानी कि टोटल सेल्स माइनस प्रॉफिट माइनस इक्वल टू कॉस्ट, या स्थिर लागत प्लस परिवर्तनशील लागत, यानी कि कुल लागत इक्वल टू, फिर है कुल बिक्री इक्वल टू कुल लागत, यानी टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, या ना लाभ या ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो देखिए सम विच्छेद बिंदु क्या होता है। फर्म में तीन स्थिति आती हैं, या तो प्रॉफिट होगा, या लॉस होगा, या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तीन स्थिति हो सकती है किसी कंपनी में, या किसी बिजनेस में, या किसी व्यवसाय में। तो अगर प्रॉफिट है तो वो सम विच्छेद बिंदु नहीं होता, लॉस है तब भी नहीं होता। लेकिन अगर ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस हो रहा तो उसे बोलेंगे BEP, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। तो देखिए इसमें क्या होगा, और ऐसा कब होगा, जब आपका टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू होगा। जितने आपने खर्चा किया उतने आपको मिल गया, तो कुल बिक्री बराबर कुल लागत, सी आंसर हो गया, और डी हो गया ना लाभ ना प्रॉफिट। तो आपके सी और डी दोनों होंगे। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते कौन सा आंसर है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, सी एंड डी आंसर राइट। तो कुल बिक्री इक्वल टू कुल लागत, आपका टोटल सेल्स और इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू होना चाहिए था। तो कुल बिक्री बराबर कुल लागत आंसर होगा, ना लाभ ना हानि होगी। तो आंसर सी एंड डी, आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, लेखांकन प्रमाप एक रूपता लाते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं कि सभी अकाउंट जो है यूनिफॉर्म में बनाए जाएं, सब में सिमिलरिटी हो। तो ये किस में लागू होते हैं, लेखांकन सिद्धांतों में, लेखा बहियों में, वित्तीय विवरणों में, या सभी में। तो लेखांकन प्रमाप एक रूपता लाते हैं सभी में, क्योंकि जो फाइनेंस स्टेटमेंट है उसमें भी एक रूपता होती है, जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसमें भी, और एक लेखांकन सिद्धांतों में भी एक रूपता आनी चाहिए। तो सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, साहसी विनियोजक जोखिम लेने वाले निवेश करना पसंद करते हैं। जो रिस्क टेकर है, रिस्क टेकर वांट टू इन्वेस्ट समतांश में, पूर्वाधिकार अंश में, ऋण पत्रों में, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो साहसी विनियोजक होते हैं ज़्यादा प्रॉफिट के लिए किस में करते हैं इन्वेस्ट, समतांशों में करते हैं। क्योंकि इक्विटी शेयर्स में जब आप एक बार पैसा लगा देंगे तो उसका पैसा आपका पेमेंट एकदम नहीं मिलता है, ये बहुत बड़ा रिस्क है, इसलिए इसको रिस्क कैपिटल भी कहा जाता है। तो जो रिस्क टेकर हैं वो रिस्क कैपिटल में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो इस आंसर हो जाएगा समता अंशों में। अगला प्रश्न है, किसी कंपनी के अंश की कीमत निर्भर करती है। द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है, अंश की मांग और पूर्ति पर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ शेयर्स, लाभांश की दर पर, रेट ऑफ डिविडेंड्स, या सरकार की नीतियों पर, ऑन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, या इन सभी पर। अब देखिए अंश की मांग और पूर्ति पर भी अंश की कीमत निर्भर करती है, लाभांश की दर पर भी आपकी अंश की कीमत निर्भर करती है, और सरकार की नीतियां चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, उस पर भी कीमत तय करती है। तो आपका हो जाएगा इन सभी पर। ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपका अंश की कीमत पर प्रभावित करती हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ध्यान से देखिए, सही गलत इस पर ध्यान देना है, करेक्ट है कि इनकरेक्ट। करेक्ट, ऋण पूंजी कंपनी के शेयरधारकों द्वारा सब्सक्राइब की जाती है। ऋण पूंजी प्रदाताओं को लाभांश अदा किया जाता है। ऋण पूंजी आमतौर पर लेंडर को चुकाई नहीं जाती, या ऋण पूंजी बाहर से लिया गया उधार है। अब देखिए कौन सा इसमें सही है। तो सही है लोन कैपिटल इज मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड, ये आंसर सही है डी, क्योंकि जो लोन कैपिटल है वो हम बाहर से उधार लेते हैं, आउटसाइडर से। आंसर इज डी, करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का एक उपक्षेत्र यानी सहायक क्षेत्र नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का उपक्षेत्र कौन सा नहीं है। देखिए प्रबंधकीय लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, वित्त लेखांकन आपका फाइनेंसिंग, ये थोड़ा सा हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी है। तो लेकिन पुस्त पालन नहीं है। बुक कीपिंग इज नॉट द सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, ये तो पहले प्रोसेस में आता है। तो प्रबंध लेखांकन, लागत और वित्तीय लेखांकन ये तीनों है, लेकिन पुस्तपालन नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बुक कीपिंग इज नॉट सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अगला प्रश्न है, सभी लेखांकन के कार्य हैं सिवाय, सभी लेखांकन कार्य सिवाय, यानी कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट, कौन सा नहीं है, निर्णयन डिसीजन मेकिंग, परिमापकन मेजरमेंट, पूर्वानुमान फोरकास्टिंग, या खतौनी पोस्टिंग। अब देखिए निर्णय भी आपका लेखांकन का कार्य है, मेजरमेंट करना भी लेखांकन का कार्य है, और फोरकास्टिंग करना भी, लेकिन पोस्टिंग नहीं है। पोस्टिंग तो होता है जनरल एंट्री से आप जब लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो पोस्टिंग होती है, तो वो पोस्टिंग आपका स्टार्टिंग वाला है, लेकिन ये लेखांकन का कार्य में नहीं आता। तो आंसर इज डी।
अगला प्रश्न है लेखांकन है अकाउंटिंग इज, क्या है अकाउंटिंग? लेखांकन एक पेशा है, लेखांकन सामाजिक शक्ति है, लेखांकन एक सेवा कार्य है, या इनमें से सभी? तो देखिए अकाउंटिंग ए प्रोफेशन इज राइट, अकाउंटिंग ए सोशल फोर्स राइट, अकाउंटिंग ए सोशल सर्विस एक्टिविटी राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है लेखांकन का व्यापारियों के लिए लाभ है। द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग फॉर बिजनेसमैन इज, कर निर्धारण में, असेसमेंट ऑफ टैक्स, आर्थिक स्थिरता के लिए, फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देश के विकास के लिए, फॉर कंट्री डेवलपमेंट, या मूल्य नियंत्रण करने में, टू कंट्रोल प्राइस। तो इसका सही उत्तर है असेसमेंट ऑफ टैक्स, क्योंकि लेखांकन का व्यापारियों के लाभ है कि कर निर्धारण में सहायक है। सही उत्तर ए। फिर है चालू संपत्ति से आशय है, करंट एसेट्स मीन्स जो अल्प अवधि में या 12 माह के अंदर नगद में परिवर्तनीय हो, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 12 मंथ या शॉर्ट पीरियड, जो अल्प अवधि में या 12 माह के भीतर उपभोग की जाती हो, विच आर कंज्यूम्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड विद इन 12 मंथ्स, सिर्फ हस्तगत रोकड़ एवं बैंक में रोकड़, यानी ओनली कैश इन एंड बैंक, या बोथ ए एंड बी। अब देखिए जो अल्प अवधि में या 12 माह के अंदर नगद में परिवर्तन हो वो करंट एसेट्स है, लेकिन साथ साथ बी ऑप्शन भी सही है, जो अल्प अवधि में या 12 माह के भीतर उपभोग की जाती हो तो कंज्यूम की जाती है, ये भी आपका करंट एसेट्स है। तो इससे उत्तर हो गया डी, बोथ एन बी राइट। तो दोनों सही हैं, ये गलत है। अगला प्रश्न है व्यय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द है। अनदर टर्म यूज फॉर एक्सपेंसेस इज, असमाप्त लागत, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, संपत्ति, हानि, या समाप्त लागत। अब देखिए इसका सही उत्तर है समाप्त लागत। एक्सपायर्ड कॉस्ट कहते हैं जो कॉस्ट हम क्या कर चुके हैं, कंज्यूम कर चुके हैं, उसे बोलते हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट। तो आप कर चुके हैं तो उसके लिए आएगा खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस। तो सही उत्तर हो गया समाप्त लागत व्यय का अन्य नाम है, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है लेन देन का अर्थ है। ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांजेक्शन मीन्स माल एवं सेवाओं का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म्स ऑफ मनी, माल एवं मुद्रा में विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी, या केवल मुद्रा में विनिमय। तो इसका सही उत्तर है बी, माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय, क्योंकि आपके पास गुड्स और सर्विस है, आप उसके किसके बदले एक्सचेंज करेंगे, मनी के बदले करेंगे। तो आंसर हो जाएगा बी, माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय। अगला प्रश्न है कोहलर ने कितने प्रकार की एक रूपता का वर्णन किया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी डिस्क्राइब टू कोहलर या बाइकोलर? 3, 4, 2 एंड 5। तो देखिए कोहलर ने 3 कंसिस्टेंसी यानी एक रूपता का वर्णन किया है, ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और थर्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। तो इस प्रकार से उन्होंने 3 एक रूपता का वर्णन किया है। तो इसका सही उत्तर है 3 पहला। अगला प्रश्न है किस अवधारणा के अनुसार संस्था का स्वामी आहरण पर ब्याज देता है। अब देखिए मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसने पैसा लगाया बिजनेस में, इन्वेस्ट कैपिटल किया, तो वो कैपिटल का ऑनर नहीं माना जाता, वो माना जाता क्रेडिटर। और बिजनेस जब भी हो जाएगा तो उसको इंटरेस्ट सहित उसका कैपिटल उसको मिल जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट ऑफ ऑनर ऑफ एंटरप्राइज पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और मान लीजिए उसने कोई पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कर लिया, यानी बच्चों की फीस देनी है या अपना इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है, तो जो भी वो ड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग से आप क्या करेंगे, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको। तो किसके कारण होता है? उपार्जन अवधारणा के कारण, रूढ़िवादिता अवधारणा, या इकाई अवधारणा, या द्विपक्ष अवधारणा। तो इसका सही उत्तर है एंटिटी कंसेप्ट, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कहता है कि बिजनेस और उसका ऑनर दोनों सेपरेट हैं। ऑनर इज द क्रेडिटर बट बिजनेस इज स्पेशल। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ क्या है? बिजनेस। तो बिजनेस एंड को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ऑनर। तो आंसर इज इकाई अवधारणा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक समिति का जन्म कब हुआ? व्हेन वाज द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी एस्टैब्लिश्ड? 29 जून 1973, 29 जून 1974, 19 जुलाई 1980, या 20 अक्टूबर 1973? तो इसका सही उत्तर है 29 जून यानी 29 जून 1973। अब देखिए IASC ये 29 जून 1973 को बनी। तो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है IASC बनाती थी। इसके बाद ये 1 अप्रैल 2001 में इसका नाम चेंज हो गया IASB। अभी हमने पहले आगे किया था क्वेश्चन, तो IASB इसका नया रूप हो गया। इसने अपने हिसाब से नए रूल बनाए, IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम बनाती है। तो IASC का ही नया रूप IASB है। तो सबसे पहले IASC बनी थी 29 जून 1973 को। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है ताकि सभी अकाउंट्स में यूनिफॉर्मिटी आए, सभी एक जैसा काम करें। तो ऐसे उत्तर है फर्स्ट 29 जून 1973। अगला प्रश्न है लेखांकन मानकों के उद्देश्य हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर अंकेक्षकों के कार्य में सहायता, टू हेल्प द ऑडिटर्स टू ऑडिट अकाउंट्स, वित्तीय संघर्षों में सरल में हल करना, यानी कि टू रिजॉल्व द फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट इजीली, या खातों को विश्वसनीय तुलनीय बनाना।
टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर मीनिंगफुल एंड कंपेरेबल। तो मेरे ख्याल से सभी है, क्योंकि अंकेक्षकों के कार्य में भी सहायता मिलती है, उनके जितने कन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें इजीली उसको सॉल्व करते हैं और खातों में विश्वसनीयता आती है और उसमें कंपेरेबल कर सकते हैं। तो लेखांकन मानक में सभी आ जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वर्ष का प्रारंभिक रहता 40,000 रुपये है, 1,30,000 उसका विक्रय शुद्ध क्रय है यानी परचेज, और विक्रय किए गए माल की लागत 1.5 लाख यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना 1.5 लाख, और शुद्ध विक्रय 1,90,000 है। तो बताइए सकल लाभ या हानि। तो देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ होती है, अगर आप सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा दें तो आपका क्या आ जाता है, जीपी आ जाता है। तो सेल्स आपकी कितनी 1,90,000, और 1,90,000 में से अगर हम 1.5 लाख घटा दें तो कितना आ जाएगा, 40,000 का लाभ आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे भी देखिए हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस आप परचेज करेंगे प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दें तो आपका तब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक नॉट गिवन तो हम करेंगे डायरेक्ट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारा आ जाएगा 40,000 का शुद्ध लाभ यानी सकल लाभ। तो आज के लिए बहुत इतना बच्चों, अच्छा करें, आने वाले ये पेपर आएगी आपका 15, 16, 17 डेट में, अपनी अच्छी तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।